आज हम पढ़ेंगे मनीषा कुलश्रेष्ठ द्वारा रचित कहानी बिगड़ैल बच्चे। मनीषा कुलश्रेष्ठ आज की नई पीढ़ी की उल्लेखनीय कथाकारों में से एक है। उनका जन्म 26 अगस्त 1967 ईस्वी को राजस्थान के जोधपुर में हुआ। उन्होंने बीएससी करने के पश्चात हिंदी में एमए तथा एमए फिल किया। उनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं: बौनी होती परछाइयाँ, कठपुतलियाँ, कुछ भी तो रुमानी नहीं आदि उनके कहानी संग्रह है। सिगाफ, सालभंजील तथा पंचकन्या इनके उपन्यास है यानी कि नॉवेल्स हैं। उनकी कहानी कठपुतलियाँ का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद किया गया है यानी कि उसको अलग अलग लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया है। उन्होंने विदेशी रचनाओं का हिंदी में अनुवाद भी किया है। मनीषा जी अनेक पुरस्कारों से सम्मानित हुई। उन्होंने विश्व हिंदी सम्मेलन में भी भागीदारी की है। हिंदी नेस्टकॉम नामक हिंदी वेब पत्रिका के संपादन कार्य में संलग्न किया है यानी कि उससे वो जुड़ी हुई है तथा वर्धा विश्वविद्यालय की वेबसाइट के निर्माता तथा देखरेख में भी संलग्न है। तो यह था लेखिका का परिचय। चलिए अब हम कहानी शुरू करते हैं। वे तीन युवा सुबह सुबह 6 बजे पिंक सिटी ट्रेन में मेरे बाद चढ़े। रेल की सबसे पीछे वाली सुनसान पड़े डिब्बे की मानो रुकी हुई सांसें एकाएक चल पड़ी हो। तेज स्वर में बातचीत छेड़छाड़ करते हुए वे तीनों सामान स्वयं लादे। विदेशी पर्यटकों की नकल में साफ साफ देसी नजर आ रहे थे। बातचीत में फकीन फकौफ फकौल मुझे बहुत नागवार गुजर रहा था। तो कहानी की शुरुआत में तीन युवा एक पिंक सिटी नामक ट्रेन में चढ़ते हैं। सुबह के समय में वो तीनों लेखिका के बाद ही चढ़ते हैं और वो तीनों ट्रेन के सबसे पीछे वाले डब्बे में चढ़ते हैं। उनके चढ़ने के बाद ट्रेन में मानो एकदम से चहल पहल शुरू हो जाती है क्योंकि वो लोग बातचीत करते हुए चढ़ते हैं और उनके बातचीत करने का जो तरीका था वो लेखिका को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। उन्हें नागावार गुजर रहा था यानी कि उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। आते ही दम से उन्होंने सारा सामान सामने की सीट पर पटक दिया। एक खुल्लम खुल्ला से मध्यवर्गीय मगर आधुनिक किस्म की लापरवाही उनकी हर बात से झलक रही थी। चाहे वो बातचीत करने का लहजा हो या सामान फेंकने का ढंग हो, चाल ढाल या कि बाल हो, चप्पलें हो चाहे बिना मोजे वाले जूते हो या फेडेड जींस। तो लेखिका बता रही है कि उनके जो भी काम करने का तरीका है या फिर उनके कपड़े हो उसको देख करके ही लेखिका पता लगा सकती है कि वो लोग मिडिल क्लास है यानी कि मध्य वर्गीय है। वे जो कर रहे थे उनकी नज़र में फैशन था, आधुनिकता थी। इस आधुनिकता में उनका मध्य वर्गीय भाव कुछ ढक रहा था तो कुछ उभर रहा था। मतलब उन तीनों युवा के अनुसार ये सब फैशन था, मॉडर्निज्म थी, पर लेखिका के अनुसार इस मॉडर्निज्म और इस फैशन के बीच में भी उनका जो मिडिल क्लास नेचर था वो झलक रहा था, वो दिख रहा था। पिंक सिटी दिल्ली के सराय रोहिल्ला स्टेशन से सीधे 6 बजे चलती है और दोपहर 3 बजे जयपुर पहुंचती है। तो यहाँ पे लिखिएगा ट्रेन का टाइमिंग बता रही है कि वो ट्रेन 6 बजे सुबह को चलती है और 3 बजे दोपहर को पहुंचती है जयपुर। सुबह 5:30 बजे ही मुझे मेरा बेटा ट्रेन में बिठाकर सामान व्यवस्थित कर सामने के स्टॉल से एक एक्सप्रेसो कॉफ़ी लाकर मुझे पकड़ाकर चला गया था। तो लेखिका ने पहले उन युवकों के बारे में बताया कि वो लोग कैसे लापरवाह है। अब वो खुद के बारे में बता रही है कि वो कैसे जिम्मेदार है। वो ट्रेन का टाइमिंग से पहले ही आकर के बैठ गई, उनका बेटा उन्हें छोड़ करके चला गया। पहले से बैठा बल्कि खाली बैठा भारतीय यात्री, उस पर से महिला यात्री और फिर मेरे जैसे कल्पनाशील यात्री। हर नए चढ़ने वाले यात्री की वेशभूषा, शक्ल, बातचीत के लहजे, नामों के चलन के अनुसार उनका प्रदेश परिवेश भापने का प्रयास करते हैं। यकीन मानिए बस वैसा ही कुछ मैं भी कर रही थी। अजीब किस्म का शौक है ना, दूसरों के मामले में नाक घुसाने का नितांत भारतीय शौक। तो अब लेखिका भारतीय यात्री के बारे में बता रही है, खास करके अगर वो यात्री महिला यात्री हो और ऊपर से लेखिका की तरह कल्पनाशील यानी कि जो इमेजिनेशन की दुनिया में रहते हैं। वो लोग हर आने वाले यात्री को उनकी वेशभूषा को देख करके उनके प्रदेश का यानी कि वो कहाँ के हैं वो पता लगाने की कोशिश करते हैं और वैसा ही लेखिका भी कर रही थी। नितांत भारतीय शौक यानी कि एब्सोल्यूट पूरा इंडियन एक शौक जो कि लेखिका के अंदर भी है। निश्चित रूप से तीनों गोवा के निवासी लग रहे थे। केवल शक्लो सूरत से ही मैंने ये निश्चित नहीं किया क्योंकि लड़की ने जो टी शर्ट पहनी थी उस पर सामने लिखा था माई गोवा द हेवन ऑन द अर्थ। तो
अब लेखिका उन लोगों को देख करके पता लगाती है कि वो कहाँ के हैं। उनके अनुसार वो लोग गोवा के हैं। सिर्फ शक्ल सूरत से ही नहीं, उसने जो कपड़े पहन रखे थे लड़के ने, उस पर लिखा था माई गोवा द हेवन ऑन अर्थ, जिसको देख करके लेखिका ने पता लगाया कि वो लोग गोवा से हैं। गले में काले धागे में चांदी का बड़ा सा क्रॉस लटका हुआ था। यही नहीं, वो कभी अंग्रेजी में और कभी कोंकणी भाषा में बात कर रहे थे। अपने गिटार, कैमरा, वॉकमैन के अलावा 3 पुराने से बैग, ढेर सारे चिप्स के पैकेट और कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल और कुछ पत्रिकाएं लेकर वो तीनों चढ़े थे। अब वो मेरे एकदम सामने वाले सीट पर अस्त व्यस्त से जम गए। तो ये लेखिका बता रही कि वो लोग क्या क्या सामान लेकर आए थे अपने संग और कौन कैसा था दिखने में, और अस्त व्यस्त होकर जम गए मेरे सामने वाली सीट में, यानी कि पूरे बिजी तरीके से अस्त व्यस्त, यानी कि जो लोग बिजी रहते हैं। एक लड़की तो थी ही, बाकी 2 लड़के थे, एक छोटा और एक बड़ा, यानी कि यहाँ तो टोटल 3 युवक थे, उसमें से एक लड़की थी और एक छोटा लड़का था, एक बड़ा लड़का था। तीनों उत्तर भारत की टूरिस्ट मैप पर सिर जोड़कर नजर गड़ाकर कुछ कार्यक्रम बना रहे थे। कोंकणी में लापरवाही से उनका कैमरा सीट के कोने में रखा था। मैं मन ही मन कुनमुनाई, लगता ही ने उत्तर भारत, खासकर नई दिल्ली के जेब कतरों, उठाई गिरों का कोई अनुभव ही नहीं है या कभी सुना ही नहीं है। मैंने सोचा आगाह करूं, पर मेरी तरफ डाली गई उनकी उदासीन दृष्टि ये अब मुझे चिढ़ा गई थी। सो मैंने सोचा हाँ, मुझे क्या पड़ी है। तब ट्रेन में आकर आराम से बैठ जाने के बाद वो जो तीनों युवक थे वो मैप में नज़र गड़ा करके उत्तर भारत यानी कि नॉर्थ इंडिया के टूरिस्ट मैप पर नज़र गड़ाकर प्लानिंग कर रहे थे कि उनको आगे क्या करना है, और लापरवाही से उनका कैमरा एक कोने में फेंका हुआ था। पहले लेखिका ने सोचा कि उन्हें आगाह कर दिया जाए कि नॉर्थ इंडिया के जो उठाई गिर है, जो जेब कतरे हैं, उनसे वो उन्हें आगाह कर दे ताकि वो अपना सामान व्यवस्थित करके रखे, ऐसे लापरवाही ना करे। पर फिर उन लोगों ने लेखिका की तरफ उदासीन दृष्टि से यानी कि अच्छे नज़र से नहीं देखा था। तो फिर लेखिका ने सोचा मेरा क्या जाता है, मैं क्यों बोलूँ, और उन्होंने छोड़ दिया, कुछ नहीं बोला। मैप देखने के बाद तीनों अपनी अपनी जगह पर खिसक गए। बैग ऊपर वाली बर्थ पर लापरवाही से फेंक दिए गए थे। गिटार बड़े वाले लड़के ने अपने गोद में बहुत ही प्यार से रख लिया, जैसे कोई पालतू जानवर हो। वॉकमैन छोटे ने कान पर लगा लिया। खाने पीने का सामान लड़की ने अपने पास बैग में डाल लिया था। लड़की सावली होने के बावजूद भी आकर्षक थी, दरमियाने कद की यानी कि एवरेज हाइट की थी, पतली और प्यारी सी। हाँ, बाल बेढंग से थे। घुंघरैले काले बालों के बीच कई लटे कथई और सुनहरे रंग में रंगा रखी थी। मुझे अपने कॉलेज की मिसेस बत्रा याद आ गई। वो अपने खिचड़ी बालों में मेहंदी लगाकर जब उन्हें रंग लेती थी, उन्हें सफ़ेद लटे ऐसी ही लगा करती थी, कुछ सुनहरी, कुछ लाल, कुछ काली। पर यह फैशन है आजकल का, बेढंग फैशन। मेरे अंदर की प्रौढ़ होती महिला किचकिचाई। तो यहाँ पर भी लेखिका उनके लापरवाही के बारे में और उनके फैशन के बारे में बता रही है। पहले बताती है लेखिका कैसे लापरवाही से उन्होंने अपना बैग ऊपर वाले बर्थ पर फेंक दिया। उसके बाद वो हमें लड़की के बारे में बताती है कि वो एवरेज हाइट की थी, सावली थी, अच्छी थी, पर उसके बाल लेखिका को पसंद नहीं आए और उसके बाल देख करके उन्हें मिसेस बत्रा याद आ गई, जो कि उनके कॉलेज की प्रोफेसर थी। लेखिका के अनुसार ये सब आजकल का बेढंग फैशन है। लड़के में से छोटा लड़का चेहरे मोहरे से उसका भाई लग रहा था। हाँ भाई, उसकी नाक और होठ की बनावट भी बिल्कुल लड़की जैसी ही थी। वो लड़की जरा लुनाई लिए हुई सावली थी, यानी कि सुंदर सी सावली सी थी, और यह बिल्कुल काला था, वही जिसने कानों में अब वॉकमैन के ईयर प्लग्स लगा रखे थे और पैर हिलाते हुए गुनगुनाए जा रहा था। कभी कभी वो आसपास के वातावरण से बेखबर जरा ऊंची आवाज में गाना लगा देता, तब लड़की उसे कोहनी मार देती थी। तो पहले लेखिका ने लड़की के बारे में बताया, अब वो छोटे लड़के के बारे में बता रही है कि वो देखने से उस लड़की का भाई लग रहा था, और वो लड़का जब भी ऊंची आवाज में गाना बजा दे तो वॉकमैन पे, तब लड़की उसे कोहनी मारकर मतलब इशारा करती थी आवाज कम करने के लिए। बड़े लड़के के हाथ गिटार के तारों को हल्के हल्के सहला रहे थे। वह कोई अंग्रेजी गीत गुनगुना रहा था और मीठी नज़रों से लड़की की ओर देख रहा था। लड़की ने मुस्कुराकर नजरें खिड़की की बाहर दौड़ा दी। स्टेशन पर चहल पहल बढ़ गई। जिस खिड़की के पास वह लड़की बैठी थी, 2-4 सड़क छाप मन चले मंडराने लगे थे।
टेढ़ सड़क चाप हिंदी के कुछ गंदे फिक्रे कसे जा रहे थे जो लड़की को समझ नहीं आए, पर वह लड़की होने की छठी इंद्रिय से समझ गई कि उसके कपड़ों पर कुछ कहा गया है। उसने आधी खुली पीठ वाली छोटा सा बड़े गले पर नाभि दर्शना टॉप पहना हुआ था। नाभि में चांदी की बाली पहनी हुई थी। बड़ा लड़का उसका असमंजस तुरंत समझ गया। आवेश की हल्की परछाई उसके चेहरे पर आई। आवेश यानी कि टेंशन। उसने उसे बैग में से निकालकर एक लंबी बाह की टी शर्ट पकड़ा दी थी, फिर छोटे लड़की को खिसका कर खिड़की के पास बिठा दिया था। लड़की को बीच में बिठाकर वह उसके एकदम करीब कंधों पर अपनी बाह का सहारा देकर बैठ गया। लड़की ने लापरवाही से उसकी दी हुई टी शर्ट को पहन लिया, लेकिन बिना बटन लगाए। तो आगे लेखिका बताती है कि वो बड़ा लड़का बैठकर गिटार बजा रहा होता है, लड़की उसकी तरफ देख रही होती है। फिर बाद में वो खिड़की से बाहर देखने लगती है और बाहर कुछ मनचले लड़के थे जो उसके कपड़े के ऊपर कमेंट कर रहे थे, और इसे देखते हुए लड़के ने उसको खिड़की से हटा करके उसे बीच में बैठा दिया और खिड़की के पास छोटे वाले लड़के को बैठा दिया और उसे फुल बाहीं वाली एक शर्ट भी पहनने की, जिससे कि लड़की ने उस शर्ट को भी लापरवाही से पहना था बिना बटन लगाए। तो यहाँ पर भी लेखिका उनकी लापरवाही को ही दिखा रही है। अब तक ट्रेन ने सीटी दे दी थी। जिन्हें इस ट्रेन में चढ़ना था चढ़ गए थे और अपनी अपनी जगह खोजने लगे थे। यह एक सेकंड क्लास का डिब्बा था। मेरे बगल में एक अधेड़ सज्जन आ बैठे थे। अधेड़ यानी कि जिसकी आधी उम्र बीत गई हो, और उनकी पत्नी भी। छोटा लड़का अब एकदम से मेरे सामने था। उसने हरा बरमूडा और फूलों की छींट वाली पीली शर्ट पहन रखी थी। सामने के कुछ खड़े बाल सुनहरे होने की हद तक ब्लीच किए हुए थे। ट्रेन चलते ही इस छोटे लड़के ने वॉकमैन की आवाज़ बढ़ा दी थी, इतनी कि मैं तक सुन पा रही थी। एक घना शोर और बीच बीच में एक किसी पॉप गायिका की आवाज़। 1 मिनट बाद जब मुझसे शोर सहन नहीं हुआ तो मैंने उसके पास थोड़ा झुक कर पूछ ही लिया, मैडोना है ना? मैंने सोचा वह बात में छिपे व्यंग को समझेगा और आवाज़ धीमी कर देगा। तो अब ट्रेन ने सीटी दे दी थी। जिसको जिसको चढ़ना था चढ़ गया था, और एक मिडिल क्लास का डब्बा था। अब लेखिका के और वो जो तीनों युवक थे जिस डब्बे में बैठे थे, उस डब्बे में और 2 लोग आते हैं, एक अधेड़ सज्जन और उनकी वाइफ भी आती है। अब छोटा लड़का लेखिका एकदम सामने बैठा हुआ था और उसने वॉकमैन का जो आवाज़ था वो बहुत बढ़ा दिया था, जिससे लेखिका को प्रॉब्लम हो रहा था। तो उन्होंने छोटे लड़के से पूछा, ये मैडोना है ना? यानी वो एक अमेरिकन सिंगर है। तो उसने लेखिका ने व्यंग करते हुए पूछा उससे कि मैडोना है ना, ताकि कम से कम वो जब पूछे तब भी वो इस बात को समझे कि समझ कर साउंड कम कर दे। हाँ, उसने कहा, यानी कि छोटे लड़के ने कहा। लड़की ने सिर हिलाया, बुरा सा मुंह बनाया और कहा, शी इज़ नॉट फॉर आवर जनरेशन, ही लाइक्स शकीरा एंड ब्रिटनी। तो इसके बाद लड़की एक बुरा सा मुंह बना के कहती है कि हमारे जनरेशन की नहीं है, उसे शकीरा और ब्रिटनी पसंद होगी। मैं साथ लाई किताबों में से कुछ भी नहीं पढ़ पा रही थी। 15 मिनट तक मैंने वो कान फाड़ू संगीत सुनती रही। तब उस लड़के की म्यूज़िक की आवाज़ की वजह से लेखिका कुछ भी पढ़ नहीं पा रही थी। और आगे वो बताती है, अधेड़ व्यक्ति मेरी परेशानी भाप रहे थे, यानी कि उनके साथ और एक जो व्यक्ति थे वो उनकी प्रॉब्लम को समझ रहे थे। तो तब उन्होंने छोटे लड़के के घुटने पर थपथपाया। उसने ईयरफोन हटाया और उनकी तरफ चिढ़े हुए अंदाज में देखने लगा। संगीत ईयरफोन में से बाहर निकलकर ट्रेन के सरपट संगीत से पूरा टक्कर ले रहा था। यानी कि अब जब उसने ईयरफोन निकाल दिया तो उसका जो म्यूज़िक का साउंड था वो पूरा ट्रेन का जो साउंड हो रहा था उसके साथ मिक्सअप होकर एक अलग ही आवाज़ बना रहा था, फॉर ओवर टन टन। अगर तुम इतना तेज़ म्यूज़िक सुनोगे तो तुम्हारे कान खराब हो जाएंगे, अधेड़ सज्जन ने विनम्रता से धीरे से कहा। विनम्रता से यानी कि अच्छे से रिक्वेस्ट करते हुए। लड़के ने सिर हिला दिया, यह संकेत देते हुए पहली बात तो वह कुछ सुन नहीं पा रहा, दूसरी उसने हिंदी समझ नहीं आती। यानी कि उस अधेड़ सज्जन ने जो कुछ भी बोला उसका कोई फ़र्क नहीं हुआ उस लड़के के ऊपर, क्योंकि वो कुछ समझा भी नहीं और ना ही उसने कुछ सुना। उन्होंने थोड़ी तेज़ आवाज़ में अंग्रेज़ी में कहा, इफ़ यू विल लिसन लाउड म्यूजिक योर हियरिंग विल बी डैमेज। व्हाट? उसने तेज़ आवाज़ में पूछा और वॉकमैन बंद कर दिया। He is saying you will ruin your hearing if you will continue play music so loud.
मैं सन्नाटे में जोर से चीख पड़ी। तब तक वो अधेड़ सज्जन बोल रहे थे उसे। अब लेखिका को भी गुस्सा आ गया और उन्होंने जोर से उसे बोला कि अगर तुम इतने जोर से सुनोगे म्यूजिक तो तुम्हारे कान खराब हो जाएंगे। अचानक से तीनों जोर से हंस पड़े। छोटे लड़के ने हंसी रोकते हुए टूटी फूटी हिंदी में गोवन ढंग से कहा, अच्छा शुक्रिया, और ईयरफोन को गले में लटका लिया और वॉकमैन बरमुंडा की लंबी लटकती जेब में डाल लिया, जिससे वह और लटक गई। मैं झेप कर उठ खड़ी हुई और हैंड टॉवेल लेकर बाथरूम जाने का उपक्रम करने लगी। उपक्रम यानी कि प्रोसेस, मतलब जाने से पहले जो काम कर रही थी वो। मेरे मुड़ते ही आवाज आई, What fucking concern they oldest have, यानी कि वो उनके विचारों के ऊपर कमेंट कर रहे थे कि उनके विचार अच्छे नहीं हैं, पुराने हैं। यह आवाज़ लड़की की थी। शट अप लिजा, सी इज़ राइट। यह गंभीर आवाज़ बड़े लड़की की। तो आगे जो लाइन कमेंट किया था वो लड़की ने कहा था और उसे डांटते हुए शट अप बोलते हुए लड़के ने उसे डांटा। मैं बाथरूम से लौटी तो बड़ा लड़का डिबॉर्नियर का सेंटर स्प्रेड देख रहा था। डिबॉर्नियर एक मैगजीन है। लड़की भी साथ झुकी थी। बीच बीच में बड़े लड़के की धीमी आवाज़ में की गई किसी टिप्पणी पर उसकी बाल खींच देती या पीठ पर मुक्का जमा देती। वह अधीर सज्जन और उनकी पत्नी अब मेरी ओर सहानुभूति के साथ मुखातिब थे। आपसी परिचय से पता चला कि वो डॉक्टर है, उनकी पत्नी अध्यापिका। यानी कि उन तीन युवकों का जो भी बिहेवियर था, जैसे भी वो रह रहे थे, वो लेखिका को या फिर वो जो दो और नए पैसेंजर आए थे वो अधेड़ सज्जन या उनकी पत्नी, उन तीनों को ही अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए लेखिका कहती है कि अधेड़ सज्जन और उनकी पत्नी को भी लेखिका के साथ सहानुभूति थी। और बातचीत से उन्हें पता चला कि वो अधेड़ सज्जन एक डॉक्टर थे और उनकी वाइफ जो थी वो अध्यापिका थी, टीचर थी। अब वो लोग आपस में बातचीत करते। यह हाल है हमारे देश की युवा पीढ़ी का, यह डॉक्टर साहब कह रहे थे। दिन पर दिन बदतमीज होते जा रहे हैं, संस्कार बचे ही नहीं। उनकी पत्नी ने अपने में मशगूल उस युवा त्रयी को घूर कर देखकर कहा। छोटा लड़का थोड़ा झिकझिका और प्रतिक्रिया में उसने अपने जांग तक ऊंचे चढ़ गए बरमुंडा को नीचे खींच लिया और खिड़की से बाहर देखने लगा। तब उनकी पत्नी ने कहा कि यानी कि डॉक्टर की पत्नी ने कहा कि संस्कार तो बचे ही नहीं है इनमें। और इस बात का एक रिप्लाई देते हुए, उसका एक रिएक्शन देते हुए, उस छोटे लड़के का जो बरमुंडा था, जो जांग के ऊपर चढ़ गया था, उसे उसने खींच करके नीचे कर दिया और फिर खिड़की से बाहर देखने लगा। हमारी भी गलती है, हमारे पास समय कहाँ है जो इन्हें संस्कारों का पाठ पढ़ाए, मैंने ठंडी सांस लेकर कहा। देखने में तो मिडिल क्लास लग रहे हैं, पर फैशन और रहन सहन देखो, ये लोग तो होते ही ऐसे हैं। देख रही है ना, कितनी बेशर्मी से गंदी गंदी किताबें देख रहे हैं, बड़े बूढ़ों का लिहाज ही नहीं है। डॉक्टर की पत्नी ने फुसफुसाकर कहा। बात एक जाति की नहीं है, हमारी यंग जनरेशन पूरी की पूरी ही ऐसी है। कुछ वेस्टर्न कल्चर का असर था, बचा कुचा टीवी चैनलों ने पूरा कर दिया। इन लोगों को इतनी छूट है, हमें कभी थी क्या? डॉक्टर ने कहा। तो लोग आगे ऐसी बात करते हैं उनके बिहेवियर के ऊपर, उनके फैशन के ऊपर, कि कुछ वेस्टर्न कल्चर का असर है तो कुछ टीवी सीरियलों का असर है, उन लोगों संस्कार की कोई कदर नहीं है, मतलब पूरी बदल गई है न्यू जनरेशन। हाँ, हर पीढ़ी में अच्छाइयाँ और बुराइयाँ रही ही है। हाँ जी, पर यह पीढ़ी तो इनमें समझदारी नाम मात्र को नहीं है। देखो इन्हें, बस फालतू जोश, कुछ कर दिखाना, कुछ बनने बनाने की ना तो काबिलियत है, ना अक्ल, ना हिम्मत। सोशल वैल्यूज़ के नाम पर ज़ीरो। अपनी तर्जनी अंगूठे से जोड़कर उन्होंने ज़ीरो बनाकर दिखाया, तो वह युवा त्रयी उन्हें आश्चर्य से देखने लगी। तो वो लोग आगे बात करते हैं और वो जो डॉक्टर थे वो बोलते हैं कि आजकल की जो युवा पीढ़ी है उनमें समझदारी नाम बोल कर के कुछ भी नहीं है, कुछ कर दिखाने का जोश भी नहीं है, और वैल्यूज़ के नाम पर तो ये लोग ज़ीरो है। अपनी उंगली से ज़ीरो बनाते हुए दिखाते हुए कहा। तो जो युवा त्रयी थी, यानी कि वो जो तीनों युवा थे, उनका जो ग्रुप था, वो लोग उनकी तरफ आश्चर्य से देखने लगे।
दरअसल ये लोग भोगवाद में विश्वास करते हैं। भोगवाद यानी कि खाओ पियो मौज करो, जो आज मिल रहा है भोग लो, कैसे भी पैसे कमाओ और खर्च कर लो, मज़े करो बस, बाकी दुनिया जाए बाहर में। डॉक्टर की पत्नी उन्हें घूर घूर कर कोस रही थी। वो तीनों समझ रहे थे कि हमारी बात का विषय वो तीनों ही है, क्योंकि उन तीनों को तो हिंदी समझ में आती नहीं थी, पर फिर भी थोड़ी थोड़ी वो लोग उनकी बात समझ जा रहे थे कि वो लोग उन तीनों के बारे में ही बात करें। शायद इसलिए छोटा लड़का वॉकमैन सुनते सुनते जोर से गाने लगा था और उन्हें चिढ़ाते हुए वो लड़की लड़के से एकदम सटकर बैठ गई। लड़का गिटार पर कोई गोवन धुन बजाने लगा था, यानी कि जो चीज़ें उन लोगों को पसंद नहीं आ रही थी वही चीज़ें वो लोग कर रहे थे उन तीनों को चिढ़ाने के लिए। भोगवाद कहे या भौतिकवाद, इससे हम भी कहाँ अछूते हैं। हाँ, पर यह युवा पीढ़ी कुछ ज़्यादा ही लापरवाह है। जो भी हो, इन्हीं पर हमारा भविष्य टिका है। तो ये लेखिका कहती है भोगवाद हो या भौतिकवाद, इससे हम भी अछूते नहीं है। फिर रिप्लाई देते हुए डॉक्टर कहते हैं कि पर ये जो युवा पीढ़ी है कुछ ज़्यादा ही लापरवाह है। जैसे भी है, पर इनके ऊपर ही हमारा भविष्य टिका हुआ है। फ्यूचर जो भी है इनके ऊपर ही डिपेंड करता है। भविष्य, ये युवा हमें वृद्धा आश्रम के अलावा क्या देंगे। यानी कि जब वो लोग भविष्य की बात करते हैं तो वो रिप्लाई में बोलते हैं डॉक्टर कि भविष्य में ये हमें वृद्धा आश्रम के अलावा क्या ही देंगे। महास्वार्थी है यह पीढ़ी। पहले कभी हमने भारत में वृद्धा आश्रमों का नाम तक सुना था। हमारी सास तो आखिर तक हमारी छाती पर, मेरा मतलब हमारे साथ रहती थी। ये डॉक्टर की वाइफ बोल रही है। आप यहाँ देख सकते हैं, पहले वो बोल रही थी हमारी छाती पर, फिर बोलती है कि हमारे आखिरी तक हमारे साथ। मतलब वो पहले कुछ और बोलना चाहती थी, पर फिर उसने बाद में कुछ और ही बोला। डॉक्टर ने सिर हिलाया और किसी सोच में डूब गए, मानो उनकी पत्नी ने पत्ते एक ही बात कही थी। फिर अखबार उठाकर पढ़ने लगे। अपनी स्थूल पत्नी नाश्ते का सामान सजाने लगी थी। उनकी स्थूल पत्नी नाश्ते का सामान सजाने लगी थी। लीजिए ना कुछ। तो उसके बाद वो लोग नाश्ता करते हैं और उनकी पत्नी नाश्ते का सामान सजाते हुए लेखिका को वो पूछती है कि लीजिए ना कुछ। जी नहीं, मेरा व्रत है। मैं सफाई से झूठ बोल गई। यानी कि लेखिका ने झूठ बोला कि उनका व्रत है, उनका कोई व्रत नहीं था। बचपन से माँ की बधाई हुई गांठ, सफ़र में अजनबी से कुछ लेकर मत खाना, कस गई थी। तो लेखिका ने अपनी माँ की बात मानते हुए सीधे सीधे झूठ बोल दिया कि उनका व्रत है और कुछ खाने के लिए कुछ भी नहीं लिया। डॉक्टर ने तीनों युवाओं से एक औपचारिक आग्रह किया। औपचारिक यानी कि एक फॉर्मल आग्रह किया, यानी कि उनसे रिक्वेस्ट की। उन तीनों ने बिना संकोच के एक एक पूरी उठा ली और खाने लगे। यानी कि पहले उन लोगों ने लेखिका से पूछा था, अब उन तीनों युवा से पूछा, और जब उनसे पूछा तो वो लोग बिना किसी संकोच के एक एक पूरी उठा लेते हैं। मुंह में पूरी ठूसे ठूसे लड़की ने कहा, वेरी डिलीशियस आंटी, विच काइंड ऑफ पिकल इज दिस, कहकर एक पूरी उठा ली। मुंह में पूरी ठूसे हुए उस लड़की ने पूछा कि किस तरीके का पिकल है, यानी कि अचार है, और कहा कि वेरी डिलीशियस, यानी कि बहुत अच्छा है। उस पर उंगली से अचार फैलाकर रोल बनाने लगी। टैटी, वो उदासीनता से बोली। यानी कि डॉक्टर की वाइफ ने रिप्लाई दिया, टैटी। व्हाट टी? टैंटी, एक वाइल्ड फ्रूट, डॉक्टर ने समझाया। ओह, आई थॉट दिस आर सी फिश। तो लड़की ने रिप्लाई दिया कि उससे लगा कि ये कोई सी फिश है। तो फिर वो लोग बोलते हैं, नो नो, वी आर प्योर वेजिटेरियन, कहकर अध्यापिका महोदय ने अपना टिफिन उनके सामने से खींच लिया और मेरी तरफ मुंह कर कर खाने लगी। मैं खिड़की से हटकर बैठ गई। क्रीकिच कर कर ट्रेन रुक गई, यानी कि ट्रेन रुक गई तो ऐसा कुछ अजीब सा एक आवाज़ हुआ। शायद चेन पुलिंग थी। यह दिल्ली के बाहर का औद्योगिक क्षेत्र, यानी कि इंडस्ट्रियल एरिया था। यह तो रोज़ का किस्सा है। अनेक स्थानीय यात्री इस ट्रेन और फिर 8 बजे तक दिल्ली से चलने वाली ट्रेन में चढ़कर आते हैं। फिर बार बार चेन खींची जाती है। 2 घंटों में भी दिल्ली की सीमा से ट्रेन बाहर नहीं निकल पाती।
शाम की ट्रेन में भी यही हाल रहता है। काफ़ी समय तो बर्बाद होता ही है। साथ ही ये लोग प्रथम श्रेणी से लेकर आरक्षित सहायिकाओं तक हर जगह घुसे चले आते हैं। यानी कि अब लेखिका दिल्ली की तरफ जाने वाले ट्रेनों के बारे में बताती है कि कैसे वो ट्रेन में बार बार चेन पुलिंग होती है और फिर लोग चढ़ जाते हैं, चाहे वो आरक्षित श्रेणी हो या फिर प्रथम श्रेणी हो। फिर यात्रियों के साथ बदतमीजी से पेश आते हैं। कोई लड़की या सुंदर महिला यात्री दिख जाए तो उससे सटकर बैठ जाएंगे। उसके संरक्षक आपत्ति करे तो झगड़ा। फिर तो ये लोग ट्रेन को चलाने ही नहीं देंगे, ट्रेन में तोड़ फोड़ करेंगे। यह व्यवस्था का ऐसा कुछ सुराग है जो बंद नहीं हो सकता। यानी कि हमारे देश का जो सिस्टम है उसमें ऐसा सुराग है, यानी कि एक छेद है, एक प्रॉब्लम है जो कि कभी ठीक नहीं हो सकता। सालों पुराना चलन है। यही देखते देखते मैं युवा से प्रौढ़ हो गई। प्रौढ़ यानी कि एजेड हो गई। आज भी मुझे इन लोगों से डर लगता है। किन लोगों से? जो लोग ऐसे ट्रेन में चेन पुलिंग होती है और अचानक से चढ़ जाते हैं, जोर जबरदस्ती किसी और की सीट पे जाकर बैठ जाते हैं, बदतमीजी करते हैं। वो तो सौभाग्य से यह डिब्बा बहुत पीछे था, सो इन डिब्बे में कोई झुंड नहीं चढ़ा। नहीं तो इस लड़की के कपड़ों और अदाओं पर यहाँ तो कत्ल हो जाते। और इसके तो ये दो मरगिल्ले, इस संरक्षक कुछ नहीं कर पाते, हिंदी तक तो ठीक से समझ बोल नहीं पाते। फिर लेखिका कहती है कि अच्छा हमारा डिब्बा पीछे है तो इसमें कोई झुंड नहीं चढ़ा, वरना लड़की ने जिस तरह के कपड़े पहन रखे थे उस पर कत्ल हो जाते, यानी कि झगड़े हो जाते, वो लोग बुरा बर्ताव करते। और इनके ये दो मरगिले, यानी कि उसका जो भाई था और उसका और एक जो फ्रेंड था, दूसरा एक बड़ा लड़का, ये लोग कुछ भी नहीं कर पाते। आज के वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे की कहानी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया हो। थैंक यू so much for watching. Please like, share and subscribe.